एतजाज हसन साहब ने कहा था कि अगर मुझे कोई मालूमात लेनी होती है कोर्ट के रिलेटेड तो मैं सदीक जान का व्लॉग देख लेता हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि हाल ही में चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट हुई काजी फाइज ईसा की। तो इस रिटायरमेंट को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रिलेट किया जाए, क्योंकि बड़ा एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा था और किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ की तरफ मामला जाएंगे इस रिटायरमेंट के बाद? देखिए उमर भाई, बहुत शुक्रिया। दो चीज़ों के शुरू में मैं तस्दीक कर दूं, गुस्ताखी की माजरत। एक तो मैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर बिल्कुल नहीं हूं और ना ही जूनियर हूं। अब ये भी मैं नहीं कहता कि मैं जूनियर हूं, तो बस कोर्ट रिपोर्टर ही हूं। नहीं, बस वो सीनियर और हैं, हमारे बहुत से सीनियर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो हसनात मलिक साहब हैं या मतिउल्लाह जान साहब हैं, इमरान वसीम साहब हैं, ये सब सीनियर हैं। तो दूसरा ये है कि एतजाज हसन साहब ने जब ये कहा था उस वक्त, क्योंकि सिर्फ करता ही मैं था तो अब जो है वो हमारे कम से कम 8 से 9 दोस्त जो हैं वो रेगुलर यूट्यूब कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और वो मुझसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब अहमद अदील सरफराज साहब हों या वसीम मलिक हों या बिशारत राजा साहब हों, जुल्करनैन साहब हों, सुहेल रशीद साहब हों, मतलब ये सब वहाँ पे ग्राउंड से रेगुलर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो अब तो एतजाज साहब को मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, तो अब बहुत से लोग कर रहे हैं। देखें, जो बात आपने की है कि काजी साहब के जाने का फ़ायदा, और वो सिर्फ मसला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं था, मसला पाकिस्तान का था, 25 करोड़ लोगों का था। काजी साहब के जाने का फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। ऐसा बददियानत शख्स, एक इंतहाई घटिया, मकरूह और नीच किरदार, और 2 अल्फाज उसके लिए एक ऐसे वकील ने इस्तेमाल किए हैं जो मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाहता कि कभी वो खुद इस्तेमाल करना चाहें तो करें। शायद उन्होंने मुझसे बात करते हुए कर दिए हों कि ऑफ कैमरा समझ के, क्योंकि मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये गुंडा है, ये बदमाश है। क्योंकि मैंने ना, हम दोस्त बैठे थे, सारे दोस्त बड़े मायूस बैठे थे कि बड़ी मायूसी वाली बातें हो रही थी कि क्या हुआ है, मंसूर साहब को आउट कर दिया है, या साहब को सिलेक्ट कर लिया है। तो 4-5 हम दोस्त बैठे थे या ज़्यादा बैठे होंगे, तो मैंने ना कहा चलें यार ज़रा कॉल्स करते हैं। हमने रिटायर्ड जजेस को कॉल्स की, हमने कुछ अटर्नी जनरल्स जो साबिक अटर्नी जनरल्स हैं उनको कॉल्स की, बड़े वकला को कॉल की, एक बहुत बड़े वकील को कॉल की मैंने। तो मैंने ज़रा शुरू यहाँ से किया, मैंने कहा सर होप दें, उम्मीद दें, बताएं। तो उन्होंने आगे से चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा यार क्या बात कर रहे हो यार, मतलब इतना कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए, सेलिब्रेट करो। मैंने कहा सर क्या है सेलिब्रेट करने के लिए, बताएं ज़रा, जानना चाह रहे थे ना, ज़रा बताएं। उन्होंने कहा कि सदीक भाई बात यह है कि काजी जो कुछ कर रहा था वो इसलिए नहीं कर रहा था कि उसको आईनी तरमीम सपोर्ट कर रही थी। वो गुंडा था, वो बदमाश था, वो गुंडागर्दी कर रहा था, वो बदमाशी कर रहा था। उन्होंने कहा कि बात यह है कि उस जैसा बदयानत और घटिया शख्स नहीं है कोई दूसरा पाकिस्तान पूरे में। और उन्होंने कहा कि याहिया साहब जो है वो बड़ा बैलेंस अप्रोच के साथ गो कि उनका भी इख्तलाफ ये था कि मसला याहिया साहब नहीं है, मसला ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए याहिया साहब को लगाया गया। एक ऐसी पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 की है, जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, जिन्होंने पर्सन स्पेसिफिक किया है, जिन्होंने टारगेट करने के लिए जजेस को किया है। लेकिन उन्होंने कहा याहिया साहब मतलब उसका 2% भी नहीं करेंगे जो कुछ काजी फाइज ईसा ने किया है। तो उन्होंने कहा कि सब चीज़ें ठीक होंगी, और वो तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने एक और बात की बड़ी इंटरेस्टिंग, कहते हैं देखें बात ये होती है कि मंसूर अली शाह साहब ने ना 2 साल के लिए ओरिजिनली बनना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान, लेकिन फिर ये जो गुंडा था, बदमाश था, घटिया और नीच और मकरूह और गलीज इंसान, इसने जो वारदात डाली, इजाज़ुल हसन साहब को मुसाफी होना पड़ा, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को मुसाफी होना पड़ा। तो खैर मज़ाहिर साहब ने तो वैसे ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनना था, लेकिन इजाज़ुल हसन साहब ने तो बनना था। आज यानी इजाज़ुल हसन साहब ने हलफ उठाया होता अगर इजाज़ुल हसन साहब मुसाफी ना होते। तो उन्होंने कहा कि यह भी तो हो सकता है कि शाह साहब वही 2 साल ही उनकी किस्मत में हो, और ये जो स्ट्रगल शुरू होगी, जो केसेस शुरू होंगे, जो तो शुरू होगी, हो सकता है इसको 1 साल लग जाए और 1 साल बाद ही शाह साहब बन जाए चीफ जस्टिस पाकिस्तान। लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मंसूर अली शाह साहब भी बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे? क्या वो एजिटेशन से बनेंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से बनेंगे? क्या होगा ऐसा कि क्यों वो बन जाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लड़ाई तो होगी, लड़ाई तो होगी। अच्छा, आपने तरीक़ेकार का जिक्र किया जस्टिस ये अफरीदी का, तो मुझे बुनियादी तौर पर ये बताइएगा कि अमेरिका की मिसाल दी जाती है कि अमेरिका में जो सिस्टम है वो यही है कि पार्लियामान आखिरकार फैसला करती है चीफ जस्टिस का। इंडिया की बात हो रही है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम है जिसके तहत चीफ जस्टिस का तकर्रुर होता है। आखिरकार पार्लियामान ही फैसला करता है कि किसने चीफ जस्टिस बनना है। तो क्या ये तरीक़ाकार पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान में इसके जो फ़वाइद हैं वो नहीं आ सकते? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए बात यह है कि क्या अमेरिका की जो पार्लियामेंट है वहाँ के पार्लियामेंटेरियन ऐसे होते हैं जैसे हमारे हैं? इंडिया में इलेक्शन क्या वैसे ही होता है जैसे हमारा होता है?
इंडिया में देखें अभी इलेक्शन हुआ, क्या किसी एक भी जमात ने वहाँ पे कहा कि वहाँ पे कोई फॉर्म चेंज हो गए या वोट हमने डाले किसी और को निकले किसी और के? ऐसा नहीं हुआ करता, पहली बात तो यह है। दूसरा यह है कि इसमें खैर एक कानूनी बहस भी है, वो बड़ी टेक्निकल है, उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक इंटरव्यू करूँगा बैरिस्टर साद रसूल साहब का कि जिन मुल्कों का हवाला दिया जाता है वहाँ पर क्या होता है और क्यों हमारे और उनके कानून में कैसे फ़र्क है और हम किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, और वो सारी चीज़ें तो खैर वो इस पर बात करेंगे साद रसूल साहब, उनसे जब मैं इंटरव्यू करूँगा। बात यह है कि मुझे बताएं कि आप किसी एक बंदे को कहें जो इन तरमीम को डिफेंड कर रहा है, उसे कहेंगे तुम ऑन ओथ ये बात कह सकते हो कि ये पार्लियामेंट हकीकी अवामी नुमाइंदा पार्लियामेंट है? नहीं कह सकते। क्या ऑन ओथ कह सकते हो कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं है? नहीं कह सकते। क्या हल्फन कह सकते हो कि इन्होंने ये मुल्की मफाद में किया है? नहीं कह सकते। सर 5-6 चीज़ें तो कन्फर्म हैं। पहला ये है कि मैंडेट लोगों ने 2 तारीख से दी थी तहरीक इंसाफ को, जितवा दिए गए इन चोरों डाकुओं लुटेरों को। इस सब के पीछे थे सिकंदर राजा और काजी फायजी साहब, दोनों के लिए तरमीम करवाई जानी थी, और एक तो आउट हो गया, दूसरा भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तीसरा यह है कि ये सब कुछ किया जा रहा है अपनी तसल्लुत कायम करने के लिए, अवाम के लिए नहीं किया जा रहा। फिर ये सारा जो प्रोसेस है, ये पार्लियामेंट का मैंडेट ही नहीं था। एक तो यह कि जाली पार्लियामेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये जाली पार्लियामेंट ना भी होती तो ये अदलिया के अंदर मुदाखलत है। कि आप देखें ना कि पार्लियामेंटेरियन बैठ के फैसला करेंगे कि कौन सा बेंच होगा, जिनके खिलाफ केसेस जाने वो बैठ के फैसला करेंगे। ये किसी ने फेसबुक पे बड़ी अच्छी पोस्ट शेयर की हुई थी कि इस आईनी तरमीम का लुबे लुबाब ये है कि अब कच्चे के डाकू बैठ के फैसला करेंगे कि उस एरिया के एसएचओ किसने लगने हैं। अच्छा, इस हवाले से सर कहा ही जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी मुंतखब नुमाइंदे को घर भेज सकते हैं, जैसे कि हमने माजी में भी देखा, तो पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है तो फिर पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार तो ज़ाहिर आता है कि वो चीफ जस्टिस का तकर्रुर कर सके। देखें, दोबारा यही कहूँगा कि आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है ना, ढांचा है, उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते। अगर कुछ जमात उसको चेंज करना चाहती है तो उसको अपने मंशूर में बताना होगा कि हमें वोट दें, हमें आप वोट देंगे तो हम चीफ जस्टिस की तकर्री का प्रोसेस तब्दील कर देंगे, हम इसको पार्लिमानी से सदारती निज़ाम में ले जाएंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात वही जो पिछली मैंने कही कि इनका मैंडेट ही इनका अवामी नहीं है। तीसरी बात एक और है, चलें एक लम्हे के लिए हम फर्ज करते हैं कि आपने नेक नियति के साथ ये तरमीम कर ली कि ये पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। पार्लिमानी कमेटी में आपने पहले 2 तारीख इसलिए दे दी हुकूमत को, 8 वोट आपने पूरे कर दिए। आपने मुतनासिब ये नहीं किया कि 6 हुकूमत के 6 अपोजिशन के, आपने तो हुकूमत के 8 कर दी, उसमें अपोजिशन के 4 हैं। फिर एक चीज़ और है, और वो ये है कि आप कोई क्राइटेरिया तो बनाएंगे ना सर, कि भाई हम एक क्राइटेरिया ये है कि जिस जज ने सबसे ज़्यादा फैसले किए होंगे उसको हम चीफ जस्टिस बनाएंगे, जिसने इतने कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस किए होंगे उसको हम चीफ जस्टिस बनाएंगे, जिसके बतौर हाई कोर्ट के जज इतने फीसद फैसले बरकरार रहे सुप्रीम कोर्ट में उसको हम बनाएंगे, जिसके सुप्रीम कोर्ट में इतने फीसद केसेस जो हैं वो रिव्यू में बरकरार रहे हैं या वो कभी उनको वो नहीं किया गया, इतनी उसने जजमेंट्स लिखो। कोई क्राइटेरिया तो होगा ना। अब कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये तो आप ये कह रहे हैं कि आप देखें ना, अगर ये बात मान लें तो इसका मतलब तो ये है कि अगले तो खैर 3 में से 2 वैसे ही नून लीग के मतलब कोई मसला नहीं है, घर वाली बात है। लेकिन अगर हम उसको माने तो अब अगला जो बनना है मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो यानी जिन 3 जजेस में से बनना है वो 3 जज तो अभी से नून लीग की खुशामद करना शुरू कर देंगे, अभी से वो मियाँ साहब के साथ ताल्लुकात बना लेंगे कि मियाँ साहब के साथ तो खैर मैंने गलत कह दिया, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, यानी जहाँ बनाने चाहिए। मियाँ साहब बेचारे की अपनी क्या हैसियत और औकात है, उस बेचारे को तो जाने नहीं दे रहे थे। लंदन में तो खुद पाँव पकड़ के और मिन्नतें तरले करके गया, तो बड़ी मुश्किल से गया। तो ये तो कल को जिसको पता होगा कि इसने बनाना है तो उसके साथ बना के रखेगा, वो आइन पे थोड़ी चलेगा, कानून पे थोड़ी चलेगा, अपने हलफ पे थोड़ी चलेगा। तो ये बहुत गलत एक चीज़ है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान थे। अच्छा, काजी फायज़ साहब जाते जाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो तफावत, वो गैप जो था वो तो पड़ गए। अब मुझे ये बताइएगा कि यही अफरीदी साहब क्या इस गैप को दूर कर सकते हैं या कर सकेंगे? देखिए, कर सकते हैं, वो करना भी चाहिए और लगता है कि करने जा भी रहे हैं। देखें ना, उन्होंने आते ही जो 3-4 स्टेप्स अब तक लिए हैं उसका मतलब तो यही है कि वो गैप कम करना चाहते हैं, वो इख्तिलाफात ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसका तरीका एक ही है कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, बैठें, डिस्कस करें, एक दूसरे को कायल करें और अक्सरियत के फैसले को मान लें। 28 अक्टूबर को जो फुल कोर्ट का इजलास होने जा रहा है उसमें तो जस्टिस मंसूर कहा ही जा रहा है कि शिरकत नहीं करेंगे। फिर इस हवाले से उनकी शिरकत ना करना, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर 2 चीज़ें हो सकती है ना, एक तो ये भी हो सकता है कि वो ऑनलाइन शरीक हों, ठीक है, सऊदी अरब से वो ऑनलाइन शरीक हों। एक ये हो सकता है कि वो जो भी वो उस पर वो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, रिटर्न भेज दें। तीसरा यह है कि अभी
डिस्कस ही मंसूर साहब के मैटर को और 26 यानी तरमीम को करना हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी गैर मौजूदगी में डिस्कस हो, तो ये भी हो सकता है। बहरहाल ये पहली तो फुल कोर्ट नहीं होगी ना, ये तो यानी आखिरी तो नहीं होगी, ये तो पहली होगी, चलता रहेगा सिलसिला। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है उनमें कुछ रिलीफ मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, इमरान खान की बहनें और इसके साथ साथ जो बुशरा बीबी की रिहाई अमल में लाई गई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आगाज़ है बानी पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने में, या कोई डील या कोई ऐसा कोई चीज़ नज़र आ रही है? लेकिन डील शील तो कोई नहीं है। बात यह है कि अब काजी के जाते ही एक बात तो पता चल गई है कि अब हाई कोर्ट्स इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगी और अदालतों की वो बेवकूफ़ी नहीं होगी जो पहले हमने देखा कि एक जज की आंखों में आंसू आ गए हैं तो एक जज कह रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आपकी जान छूट जाएगी, एक कह रहा है ज़बान बंद रखो, एक कह रहा है हम फैसला दे भी देंगे तो अमल नहीं होगा। अब सबको पता है कि वो बेवकूफ़ी अदालतों की नहीं होगी। उस वक्त तो ये था ना कि काजी साहब के बारे में ही पता था कि जो भी जज को नीचे कोई आज़ादाना फैसला देगा आप उठाएं जाएं काजी साहब के पास, काजी साहब उस जज को भी रगड़ देंगे। जैसे शाहिद करीम के साथ क्या किया काजी साहब ने, बाबर साद साहब के ऑर्डर के साथ क्या किया, पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ क्या किया, 6 जजेस के खत के साथ क्या किया, जो काजी साहब ने किया। अब मेरा ख्याल है वो नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें जो है वो हाई कोर्ट्स, असल जो खबर आएगी ना वो अब हाई कोर्ट से आएगी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन और हज़रात, सिद्दीक़ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के किरदार के हवाले से बात की। अपने मेज़बान उमर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।